नमस्कार। आज सुनिए सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी खाई। अंबिका जब देहरादून से पहाड़ जाने वाले ट्रैकर पर बैठी तो उसका दिल बल्लियों उछल रहा था। आज लगभग 16 साल बाद वह गांव जा रही थी। डॉक्टर बनने के बाद जब उसने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया तो उसे पहली पोस्टिंग टिहरी गढ़वाल के अपने ही पैतृक गांव में मिल गई। अंबिका की मानो मन मांगी मुराद पूरी हो गई थी। अपने पहाड़ी गांव में बिताए बचपन के दिन याद आ गए। गांव से आने के बाद भी वह हमेशा अपने गांव की स्मृतियों में डूबी रहती थी। पापा ने उसे मना कर दिया था। वे उसे किसी भी सूरत में इतनी दूर पहाड़ नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन अंबिका के काफ़ी इसरार करने पर वे तैयार हो गए। अंबिका के दिल में बचपन की मधुर यादें कुलाचे मारने लगी। अपने संयुक्त परिवार के, गांव के खेत खलिहानों के, बुजुर्गों के साथ खेले संगी साथियों की, और सबसे ज़्यादा जिससे मिलने को वह उतावली थी वह थी उसकी बाल सखी पार्वती। अंबिका के पापा सरकारी इंटर कॉलेज में टीचर थे। वे काफ़ी साल तक अपने ही गांव के स्कूल में पोस्टेड रहे। उसी दौरान अंबिका ने गांव के इंटर कॉलेज से 8वीं पास की थी। फिर अंबिका की पढ़ाई के कारण उसके पिता ने स्थानांतरण शहर में करवा लिया और बाद में वे लखनऊ आकर बस गए। अंबिका पढ़ाई में बहुत होशियार थी, इसलिए मेडिकल में निकल गई। जब गांव से आई थी तो 13 साल की थी। अब 16 साल बाद वह डॉक्टर बनकर गांव जा रही थी। उसके जेहन में गांव के प्रवास के समय की बहुत मधुर यादें थी। वह जल्दी से जल्दी उसी माहौल को दोबारा जीना चाहती थी। पार्वती से मिलकर ढेर सारी बातें करना चाहती थी। उसने सोच रखा था कि गांव में वह सरकारी आवास में न रहकर अपने ही पैतृक घर में रहेगी, इसलिए उसने पिता से घर की चाबी भी ले ली थी। लखनऊ से देहरादून वह ट्रेन से आई थी। सुबह देहरादून से चली और दोपहर 1 बजे तक वह अपने गंतव्य तक पहुंच भी गई। उसे आश्चर्य हो रहा था, जहां पहले आधी सड़कें कच्ची थी वहीं अब चमकती सड़कें देवदारों के जंगलों के बीच में से गुजरकर फिल्मी दृश्य उपस्थित कर रही थी। दूरस्थ गांव तक भी सड़कों का पहुंचना जारी था। जंगलों के बीच से आती सुगंधित बयार उसके तन मन को भिगो रही थी। गंतव्य पर पहुंचकर वह ट्रैकर से उतरी, अपना बैग कंधे पर डाला, अटैची उठाई और चलने को क्रम करने लगी। लंबे समय से पहाड़ी यात्रा की आदत न होने के कारण उसे चक्कर आ रहे थे। उसने सड़क के किनारे बनी चाय की दुकान पर खड़े लड़कों से गांव का रास्ता पूछा। लड़कों ने इशारा कर दिया। उसे लगभग आधा मील की तो उतराई उतरनी ही थी। सोच रही थी कि इस भारी अटैची के साथ इतना रास्ता कैसे तय करेगी। दीदी, कहाँ जाना है आपको? लड़के उसकी दुविधा तोड़ते हुए बोले। राम प्रकाश जी के घर जाना है। कहीं आप डॉक्टर दीदी तो नहीं है? राम चाचा भी बता रहे थे। हाँ, मैं वही हूँ, पर आप तो कल आने वाली थी शायद। हाँ, लेकिन आज ही पहुँच गई। तुम उनके घर में खबर कर सकते हो? वह बेबसी से अपना सामान निहारती हुई बोली। सामान की आप चिंता मत करो दीदी, हम पहुँचा देते हैं। लड़के उसका मंतव्य समझकर उसके बिना मांगे ही उसकी मदद को तत्पर दिखे। एक लड़के ने उसकी अटैची अपने सर पर रख ली, दूसरे ने बैग, और ढलान उतरने लगे। वह भी उनका अनुसरण करने लगी। उसे अभ्यास न होने की वजह से चलने में परेशानी हो रही थी। पैरों के नीचे सूखे पत्ते फिसलन पैदा कर रहे थे। लड़के बार बार उसके लिए ठहर कर खड़े हो जाते और आपस में वार्तालाप शुरू कर देते। वे पहाड़ी लय में हिंदी बोल रहे थे, लेकिन साफ पता लग रहा था कि लड़के पढ़े लिखे हैं। उनसे बात शुरू करने की गरज से वह बोली, किस कक्षा में पढ़ते हैं आप लोग? हम तीनों 12वीं के छात्र हैं दीदी। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। 12वीं के बाद क्या करने का इरादा है? इस बात पर तीनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगे। स्कूल की पढ़ाई खत्म कर उन्हें कॉलेज की पढ़ाई, किसी कोर्स या नौकरी करने के लिए गांव से बाहर कदम बढ़ाना था। जो फैसला स्वयं लेना सभी के लिए इतना आसान नहीं था,
किसी तरह गिरते पड़ते वह गांव तक पहुंची। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, लगता था जैसे सारे संसार से अलग पहाड़ों के बीच एक दुनिया ही अलग बसी है। गांव की सभ्यता का शहरीकरण तो हो गया था, लेकिन अभी शहरी सभ्यता वहां रच बस नहीं पाई थी। यूं लड़के पैंट शर्ट पहनते थे और लड़कियां सूट। कई गांव के बीच में अभी भी एक ही इंटर कॉलेज था, जहां रोज पैदल चलकर गांव-गांव के छात्र छात्राएं पहुंचते थे, आंखों में अपना भविष्य संवारने के करोड़ों सपने लिए। सबका एक ही इरादा, एक ही मंजिल, पढ़ लिख कर शहर में नौकरी पा जाए, मतलब गांव से पलायन। धीरे धीरे गांव खाली होते, गांव के कई घरों में ताला लगा था। कई घरों के आखिरी वारिस को गए भी कई वर्ष बीत चुके थे। उसके आने की खबर गांव के प्रधान जी को थी। उन्होंने सरकारी आवास में उसके रहने का प्रबंध कर दिया था। उसने सोचा, जम जमाव के करने के बाद साफ सफाई करवा कर अपने घर में रहेगी। सरपंच के घर से चाय पानी और खाना आ गया। मुंह हाथ धो खाना खाकर वह थोड़ी देर लेट गई। थकान के कारण जल्दी ही नींद ने आ घेरा। शाम को उठी तो अंधेरा घिर आया था। उसने बाहर झांका तो घुप अंधेरा था, बस घरों में बल्बों की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने लाइट जलाई। इतना फर्क तो आ गया था गांव में कि लालटेन की रोशनी की जगह बल्बों की टिमटिमाती रोशनी ने ले ली थी। संपन्न घरों में फोन व नए पुराने टीवी भी कोने में सजे थे। शहर से आने वाली सड़क गांव का भी शहरीकरण कर रही थी। रात को भी वह खाना खाकर जल्दी ही सो गई। सुबह उठी तो नहा धोकर तैयार हो गई, अपनी डिस्पेंसरी में गई। डिस्पेंसरी की साफ सफाई हो चुकी थी। वह रैक पर दवाइयाँ ठीक से लगाने लगी। थोड़ी देर में गांव वाले एक एक करके जुटने लगे। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गई। ज़्यादातर मरीज ऐसे थे जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं थे, लेकिन सही देखभाल और संतुलित भोजन न मिलने की वजह से और गरीबी के चलते दवाइयाँ न लेने के कारण बीमार रहने को मजबूर थे। कुछ लोगों को छोटी मोटी बीमारियाँ उनकी अनदेखी के कारण बढ़ गई थी। वह एक एक चेहरे में अपना परिचित चेहरा तलाशने लगी। कुछ बुजुर्ग जो और भी बुजुर्ग हो गए थे, अलावा उसे कोई भी परिचित नहीं मिला। बुजुर्ग इतने बुजुर्ग हो गए थे कि वे उसे ठीक से पहचान भी नहीं पा रहे थे। दोपहर तक उसके मरीज आने बंद हो गए। मरीजों की भीड़ शहरों जैसी नहीं थी। गांव की आबादी ही बहुत कम हो गई थी। वह डिस्पेंसरी बंद कर गांव की तरफ चलती। वह सोचती हुई चली जा रही थी कि क्या गांव में अभी भी रामलीलाएं होती होंगी, चौक पर मंडाल लगता होगा, देवी देवता आते होंगे। उसके संगी साथी पढ़ाई खत्म कर शायद शहर की तरफ पलायन कर गए होंगे और लड़कियां ब्याह दी गई होंगी। यहीं कहीं आसपास के किसी गांव में कुछ संगी साथियों की आकृतियां तो उसके मानस पटल पर अभी भी ज्यों की त्यों थी। कई नाम, साकुबरी, यशोदा, माधवी, ठुमा, रमेश, उद्धव, तो कभी भूले से भी भूल नहीं सकती थी। बचपन भी कितनी जल्दी उड़ जाता है और छोड़ देता है अपने पीछे इतने अवशेष कि इंसान जब तक स्मृति के उस नाजुक टुकड़े पर बैठकर उन अवशेषों को चुनने में ही खो जाता है। कैसे होंगे वे सब, क्या मिल पाएंगे वे? काश मिल पाते। उसके अंदर बहुत कुछ उमड़ घुमड़ रहा था। उसे पार्वती से मिलने की उत्कट इच्छा थी। कैसी हो गई होगी पार्वती? बचपन में कितनी सुंदर थी, छूकर मैली हो जाने जैसी। अब तो और भी सुंदर दिखती होगी, गांव की गोरी जैसी। सोचती सोचती वह न जाने कब अपने पैतृक घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसे पता भी न चला, लेकिन अपने घर की हालत देखकर उसका दिल मुट्ठी में आ गया। घर जैसे अपनों के सौतेलेपन के कारण रूठा हुआ सा खड़ा था। सामने दरवाजे पर ताला था, लेकिन पीछे की दीवार ढह चुकी थी, झाड़ियाँ उगी हुई थी। घर अब रहने लायक स्थिति में नहीं था। इस घर से जुड़ी सैकड़ों यादें दिल को कुरेद रही थी। पता नहीं क्यों लगा जैसे घर भी उससे मिलकर अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाना चाहता है। न चाहते हुए भी उसकी आंखें गीली हो गई, गला भर आया। अभी तक हृदय के जिन कंदराओं में संगी साथियों की यादें गूंज रही थी, वहाँ अब अतीत के घुप अंधेरे कोने में दादा दादी सहित अपने संयुक्त परिवार की यादें भी
बिजली की तरह कौंधने लगी। बुजुर्ग अब दुनिया से चले गए थे और परिवारजन अलग अलग पारिवारिक इकाई बन देश विदेश के अलग अलग कोने में बिखर चुके थे। अपने पास ही खड़ी एक औरत से पार्वती के बारे में पूछा, अच्छा, वो जोशियों की लड़की, उसका तो ब्याह हुए कई बरस बीत गए, अब तो उसकी बड़ी लड़की 12-13 साल की है। आजकल मैं मायके आने वाली थी, मैं उसके घर में खबर कर दूंगी। उसके घर में खबर करने की बात कहकर वह वापस लौट गई। दूसरे दिन वह डिस्पेंसरी में बैठी हुई मरीजों को देख रही थी। जब आखिरी मरीज कमरे में आई तो उसका चेहरा देखकर वह 16 साल पीछे चली गई। कुछ देखा भाला चेहरा लग रहा था। उसके साथ आई औरत को वह कुछ कुछ पहचान गई। आप तो शायद जोशी चाची है ना? उसने द्विधा में पूछा। हाँ हाँ बिटिया, पहचान गई तू? यह है पार्वती। जैसे ही तेरे आने की खबर सुनी तो तुझे मिलने को व्याकुल हो गई। यह पार्वती है। वह अचंभित सी उस कृशकाय शरीर को देखती रह गई। उसका भीगा भीगा सा स्मृतियों में घुला मिला वह रूप और सामने खड़ी पार्वती के वर्तमान स्वरूप में दूर दूर तक कोई साम्य नहीं था। पहले वाली पार्वती का कोई निशान भी नहीं बाकी था। अगर वह उसकी माँ को नहीं पहचानती तो शायद इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सकती थी कि सामने खड़ी यह कृशकाय उम्रदराज सी लगती स्त्री पार्वती ही है। पार्वती भी उससे मिलने की उत्सुकता से भागी चली आई थी, लेकिन अब उसके ओहदे और रौब दाव वाले व्यक्तित्व देखकर संकोच में पड़ गई थी। पार्वती, वह चिहुक कर उठ खड़ी हुई। लेकिन यह इतनी कमज़ोर क्यों हो गई? कमज़ोर नहीं होगी बिटिया, 5 बेटियां हो गई, छठा पेट में है। अब की बार लड़का हो जाए तो शहर जाकर ऑपरेशन करवा ले। 6 बच्चे। वह अचंभित दया दृष्टि से पार्वती की तरफ देखने लगी। यह इंसान है या पशु? 6 बच्चे की माँ पार्वती। कहीं से भी उसकी बाल सखी पार्वती नहीं लग रही थी, जिसके लिए वह लखनऊ से यहाँ तक भागी चली आई थी। रूखे सूखे बाल, विवाई फटे पैर, कटी फटी खुरदुरी हथेलियाँ, झुर्रियों वाला चेहरा, गांव की गोरी का जो रूप उसके जेहन में पार्वती का छाया हुआ था, तिरोहित हो गया था। बाल सखी पार्वती से उसे ढेरों बातें करनी थी, पर इस अनपढ़ सी दिखने वाली औरत से वह 2 बातें भी नहीं कर सकती। वह 8वीं करके गांव से आई थी और यही सोचा था कि पार्वती ने ज़्यादा नहीं तो 12वीं पास तो किया ही होगा। गांव में इतनी सुविधा तो थी नहीं, लेकिन बचपन की उन सहेलियों के बीच समय व शिक्षा इतनी बड़ी खाई खोद देगा, यह तो उसने सोचा भी नहीं था। अब तो यह खाई वह चाहते हुए पार नहीं कर सकती, क्योंकि उनके सोचने समझने के स्तर में इतना काफ़ी फर्क आ चुका था कि बस अब वह खाई के आर पार खड़ी होकर एक दूसरे को निहार ही सकती थी। गांव भले ही उन्नति के सोपान पर चढ़ रहा था, लेकिन स्त्री का जीवन तो अभी भी वहीं खड़ा है जहां पहले था। वह आज भी सीढ़ी चढ़ने की लालसा लिए कोने में खड़ी है। उसका जीवन अभी भी पुरुष के साए तले, पुरुष के साथ, पुरुष के दबाव में और पुरुष को पैदा करने की लालसा में बीत रहा है। उसका जीवन अभी भी पुरुष के लिए एक पायदान भरी है। सोचते हुए अंबिका बिना कोई बात किए ही चुपचाप पार्वती का निरीक्षण करने लगी। अभी आप सुन रहे थे सुधा जोगरान जी की लिखी कहानी खाई। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए आप हमारा साथ बनाए रखें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे। धन्यवाद।